बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दो टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूरलंग कर रहे हैं। तो चलिए अगली स्टोरी का रुख करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड, देश के दो राज्यों में चुनावी लड़ाई घनघोर हो चुकी है। मुद्दों की महाभारत है, लेकिन सबके बीच किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा घमासान दिख रहा है, तो वो है हिंदू एकता का मुद्दा। और किसी एक बयान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान कि बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी हिंदू एकता के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है और इस रथ की कमान इस बार सीएम योगी ने संभाल रखी। हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी को भरोसा हो चला है कि बटेंगे तो कटेंगे ही अगले चुनावों में जीत का सूत्र वाक्य है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, हर जगह बोला जा रहा है, और तो और विरोधी भी रात दिन इसी लाइन की काट जोट खोजने में जुटे हुए। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे बीजेपी इसी सूत्रवाक्य के आसपास अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। तो विरोधियों ने इसका मुकाबला करने के लिए इसकी क्या काट खोजी है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिससे साबित हो जाएगा कि मौजूदा दौर की सियासत और समाज दोनों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा किस हद तक असर डाल रहा। तो जरा देखिए, ये तस्वीरें छठ के मौके की तस्वीरें हैं और ये बिहार के नालंदा की तस्वीर। बिहार के नालंदा में छठ के मौके पे ये व्रतियों को जो, हालांकि ये जो तस्वीरें जिन्होंने पोस्ट की है सोशल मीडिया से मैंने उठाकर ये आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को, इस फोटोग्राफ को पोस्ट किया है, उनका दावा है कि छठ के मौके पे जो प्रसाद का थैला है उस पर भी यही नारा लिखा हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि कई लोगों का दावा है कि इसके पीछे बजरंग दल के लोगों का हाथ है और वही इस तरह के नारे वहां ऐसे थैलों पर लिखवा कर बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह बताता है कि यह नारा उन राज्यों में भी गूंज रहा है जहां चुनाव नहीं है। जो चुनाव जहां है वहां अगर ये नारे अगर चल रहे होते तो एक बात, लेकिन जहां चुनाव नहीं है वहां भी ये नारे चल रहे हैं। और तो और देखिए, टी शर्ट पे इस तरह के टी शर्ट आ गए हैं मार्केट में, ऐसा दावा किया जा रहा है और उस पर भी यही नारे लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं कि बटोगे तो कटोगे। आप सोचिए कि इस तरीके की पॉपुलरिटी और कितना पॉपुलर हो चुका है नारा, ये आपको इन दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पॉपुलर नारे का पोलिंग पर भी असर पड़ेगा क्या? और यही बड़ा सवाल सबके सामने, सीएम योगी के सामने भी और विपक्ष के सामने। सबसे पहले महाराष्ट्र का रुख करते हैं। यहां भी बीजेपी हिंदू एकता साधकर जीत का लक्ष्य हासिल करने की मुहिम में, और हिंदू एकता के लिए योगी का नारा ही मंत्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में योगी जहां जहां रैली कर रहे हैं वहां बटेंगे तो कटेंगे का ही नारा गूंज रहा है। योगी भी मंच से यही नारा लगा रहे हैं और उनके सामने बैठी भीड़ भी इस नारे पर पूरे जोश से उनका साथ दे रही है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र में योगी हिंदू एकता के मंत्र के साथ हिंदू वोट बैंक के भीतर समाज के किस वर्ग को लाने के लिए या जोड़ने के लिए नारा लगा रहे हैं? और इसका जवाब है कि दलित और पिछड़ा वर्ग। महाराष्ट्र चुनावों में भी जातीय राजनीति का चुनावी रिजल्ट पर बहुत सीधा सीधा असर दिखता है और वहां योगी हिंदू समुदाय की सभी जातियों यानी कि अगड़े, पिछड़े, दलितों और सबको जोड़कर हिंदू वोट बैंक गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विपक्ष हिंदू एकता से चिढ़ रहा है, योगी पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है, उसकी पूरी पॉलिटिक्स हिंदू समुदाय के बंटवारे वाली पॉलिटिक्स है। और इसी पुरानी पॉलिटिक्स की जड़ें योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने हिला कर रखी। हिंदू एकता के जरिए
दलित वोट को साधने की इस रणनीति का हिसाब समझने के लिए सबसे पहले यहां की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी का गणित समझिए। एक बात, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 में से 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। इसके अलावा करीब 65 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां अनुसूचित जाति की आबादी 15% से ज्यादा है। यह आंकड़ा यह बताता है कि दलित की भूमिका इन सीटों पर बहुत निर्णायक है। अब सवाल यह है कि क्यों बीजेपी को लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में यह वोट बिदक गया था, और क्यों यह लग रहा है कि अगर दलित पिछड़े साथ आ गए तो महाराष्ट्र का महासंग्राम एक तरीके से वो आसानी से जीत जाएंगे। साल 2000 जरा आपको ये बताते हैं कि क्यों ये ऐसा लग रहा है बीजेपी को, और जरा उसको कुछ आंकड़ों के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 29 सीटों का रिजल्ट आप देखिए, जो हमने आपको बताया कि ये जो 288 में से वो 29 सीटें जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, उसमें से 2014 में किस तरह के नतीजे आए थे, जरा एक नजर डालिए उस पर। बीजेपी को 15 सीटें मिली और उसकी सहयोगी को 9, यानी कि आप सोचिए 29 में से 15 और 9 24, मतलब 29 में से 24 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत लिया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि दलित वोटरों के बीच में बीजेपी की पकड़ और उसके सहयोगियों की पकड़ कितनी मजबूत थी 2014 के विधानसभा चुनाव में। जबकि आप देखेंगे एनसीपी और कांग्रेस को ये वोट, अभी तो हमने आपको सीटें दिखाई, अब जरा वोट शेयर देखिए। बीजेपी को 2014 में 28.67 और शिवसेना को 20.38, यानी कि आप देखेंगे तो करीब करीब 48-49% वोट जो है, आधे के करीब करीब आधा वोट जो है वो बीजेपी और उसके सहयोगी के पास थी। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 30-31% जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के खाते में वोट गए थे दलितों के इन 29 सीटों पे, जो कि अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है। अब जरा आगे बढ़िए और देखिए कि जब 2019 का चुनाव हुआ तो वहां क्या स्थिति हुई। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो 29 सीटें थी उनमें से क्या आंकड़ा रह गया, जरा देखिए। बीजेपी कहां तो 15 थी और यहां 9 सीटों पर सिमट गई, 15 से 9। और शिवसेना जो सहयोगी थी वो 5 सीटें, तो वहां 24 सीटें जीती 2014 में और यहां पे 14 सीट, 10 सीटों का नुकसान। ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप देखते हैं। और कांग्रेस, इसकी भरपाई कहां हुई और इसकी जीत, और इसका फायदा किसको हुआ? कांग्रेस को 7 सीटें मिली, एनसीपी को 6, और जो बीजेपी के खाते से निकली हुई 2 सीटें निर्दलीय को भी मिली। तो 2014 और 19 आते आते इन दलित बहुल या यूं कहें कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व इन 29 सीटों पे गणित किस हद तक बदल गया और वो बीजेपी के खिलाफ हो गया, तो वो जरा वोट का गणित हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको 2024 तक लेकर आइए। जो 2014 और 2019 के बीच एक जो बड़ा बदलाव आया वो ये आया कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से 17 पर मतदाताओं ने पुरानी पार्टी पर ही भरोसा जताया, वहीं 12 सीटों पर मतदाताओं ने किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। साल 2019 में कांग्रेस ने 5, एनसीपी ने 4 सीटें जीती, और बीजेपी और एनसीपी और माफ करिएगा कि कांग्रेस ने 5 और एनसीपी ने 4 सीटें बीजेपी और शिवसेना से छीन ली। और इन सीटों पर बीजेपी और शिवसेना ने 2014 में जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी की जीती हुई 2 सीटें निर्दलियों के खाते में चली गई। अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 25.12, एनसीपी को 17.36 और कांग्रेस को 17.21% वोट मिले, और शिवसेना को 15.53। अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो देखिए कि कहां 50% वोट शेयर था, और वो 2019 आते आते बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए वो वोट शेयर घटकर कितना हो गया, करीब करीब 40%, यानी कि 10% की चपत लगी।
शिवसेना और बीजेपी के वोट शेयर में 2014 की तुलना में एक बड़ी गिरावट। अब यह देखिए कि 2014 में कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी को 2019 आते आते विधानसभा चुनाव में जो नुकसान होने लगा और 2024 लोकसभा चुनाव आते आते कैसे खेल ही बिगड़ गया, जरा एक बार वो भी देखना चाहिए। और वो खेल कैसे बिगड़ा, जरा एक बार ये भी देखिए। ये 2024 की लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं और आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और उनमें से 5 सीटें रिजर्व हैं अनुसूचित जातियों के लिए। और जो 5 सीटें रिजर्व है उसमें से जरा हाल देखिए। महायुति जो बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए कह लीजिए, 0, एक भी सीट नहीं मिली पांचों में से। और एमवीए को 5 की 5 मिल गई, महाविकास आघाड़ी को 5 की 5 सीटें मिल गई, कांग्रेस को 4 और शिवसेना उद्धव गुट को 1 सीट। अब आप सोचिए कि जहां 2014 में इस पर 29 में से, अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो ये लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन विधानसभा में जहां 29 में से 24 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीती थी, 2024 आते आते 10 साल में वहां उनका खाता नील हो गया। और जरा अब इस लोकसभा सीट को विधानसभा के हिसाब से देखिए जरा, तो अब आपको और अलग तरह की तस्वीर दिखेगी। अगर विधानसभा वाइज आप देखेंगे तो ये करीब करीब 48 सीटें ठहरती है। जो 5 लोकसभा में करीब करीब जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 5 सीटें हैं, अगर उसमें विधानसभाओं की संख्या देखेंगे तो करीब 48 विधानसभा है। और जो लीड का और ट्रेल का जो पूरा माफ करिएगा 29 लोकसभा विधानसभा सीटें ही हैं उसमें, और उसमें जो 29 विधानसभा सीटें हैं उसमें जरा खेल देखिए क्या हुआ। जो मैंने आपको 5 लोकसभा सीटों का जिक्र किया, उन 5 लोकसभा सीटों की विधानसभाओं में किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ या किसको बढ़त मिली और कौन पिछड़ गए, जरा एक बार उसको देखिए। कांग्रेस 12, शिवसेना 6, शिवसेना उद्धव गुट 5, बीजेपी 4। आप सोचिए 29 में कहां तो 15, 2014 में 19 में 9, और ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए उसके हिसाब से विधानसभा की सीटों को अगर देखेंगे तो बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 15 से 4 तक का सफर। और शिवसेना की भी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, शिवसेना भी लगातार नीचे जा रही है। और बाकी जो आप देख रहे हैं कि महाआघाड़ी के जो पार्टियां हैं उनको ज्यादा बेहतर स्थिति में वो आपको दिख रहे हैं। तो ये 2014 से 2024 आते आते किस तरीके से बदलाव हुआ है महाराष्ट्र के दलित वोटर्स के वोटिंग बिहेवियर में, वोटिंग पैटर्न में, वो इस बात का इशारा कर रहा है कि आखिर क्यों आज जो बीजेपी है वो बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रही है और क्यों हिंदू एकता से ही उसे महाराष्ट्र के चुनाव में आस है। अब जरा देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव में जो है ना जातियों अगर जाति के आधार पर देखेंगे तो किस तरीके से अलग अलग पार्टियों या गठबंधनों का परफॉर्मेंस रहा है उसका भी जरा एक नजर मार लीजिए। इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे कि किस पार्टी या किस गठबंधन ने समाज के किस वर्ग में, किस तबके में अपनी पकड़ मजबूत की है और कहां उसकी पकड़ ढीली हुई। तो जरा महायुति के लिए देखिए, जो कि बीजेपी का गठबंधन है। आप देखिए उच्च जाति में 2024 में इसको 20% ज्यादा वोट मिले, अगड़ों में मराठा में भी 7% ज्यादा वोट मिले, जबकि उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन 7% ज्यादा वोट मिले मराठा में। और ओबीसी में भी 11% ज्यादा वोट मिले। यह बीजेपी के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात। लेकिन नुकसान कहां हुआ? नुकसान देखिए महाविकास आघाड़ी की अगर आप तस्वीरें देखते हैं, अगर इसके आंकड़े देखते हैं तो दलितों में महाविकास आघाड़ी की पैठ बढ़ी है। उनको 11% ज्यादा वोट मिले दलितों के, और आदिवासियों के तो 20% ज्यादा वोट मिले, और मुसलमानों के 62%, जैसा कि उम्मीद थी। तो उम्मीद के मुताबिक ही उनको 62% ज्यादा वोट मिले। और ये जो नतीजा है, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी और जो दूसरी पार्टियां हैं, अगर वो अपने लोकसभा और विधानसभाओं में किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है,
उसको देखने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति पर काम किया होगा। और आज जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा देख रहे हैं, वो असल में इन्हीं आंकड़ों से निकला हुआ समीकरण नारों में तब्दील हो जाता है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों में बदल जाता है। तो ये जो हालात दिख रहे हैं, उसके हिसाब से महाराष्ट्र में दलित वोट का जो पैटर्न है वो एक तरीके से स्विंग वोटर की तरह है। और अभी भी जो हमने आपको दिखाया कि अगर दलित वोटों का अगर गणित बैठ जाए, ठीक हो जाए, तो बीजेपी के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। जरा देखिए, हिंदू एकता दूर करेगी बीजेपी की चिंता, क्यों कही जा रही, क्यों ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा लगातार बुलंद हो रहा है हर रैली दर रैली, क्यों इसका जो शोर है वो और बढ़ता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह क्या है कि 2014 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 15, 19 में 9 और 2024 लोकसभा चुनाव में 4, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि अगर बीजेपी ने दलित वोटों को एकजुट करने के लिए कोई सीरियस काम नहीं किया, कोई संजीदगी से इस पर काम नहीं किया, जोर नहीं लगाया, तो बड़ा नुकसान इस चुनाव में भी हो सकता है। और दलित वोटों की लामबंदी बीजेपी के एजेंडे में बहुत लंबे वक्त से रही। महाराष्ट्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी 12 साल से एनडीए का हिस्सा है और सिर्फ उनके जरिए ही नहीं बल्कि अलग अलग नीतियों के जरिए भी बीजेपी की कोशिश है कि महाराष्ट्र के जो हिंदू वोटर हैं, चाहे वो अगड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों या दलित हों, सबको एकजुट किया जाए। और बीजेपी हिंदू एकता के मिशन के साथ आगे बढ़ रही है और उस पर पिछली बार की संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण विरोधी होने का जो आरोप लग रहा है, उस पर भी बीजेपी इस बार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए हिंदू एकता के साथ योगी हर जगह जहां भी जा रहे हैं, वो दलितों से जुड़े हुए मुद्दे, खास करके आरक्षण के मुद्दे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के रिश्तों से जुड़े हुए मामले वो लगातार उठाते रहते हैं। जरा एक बार योगी को भी सुनिए। कौन नहीं जानता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में परास्त करने का कांग्रेस का षड्यंत्र? कौन नहीं जानता है कांग्रेस को नीतियों को, जो उसने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने के लिए तमाम षड्यंत्र किए थे, समय समय पर षड्यंत्र किए थे, और आज भी कांग्रेस वही कर रही है। तो योगी समेत पूरा बीजेपी इस नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उन्होंने हिंदू एकता और खास करके अगर अगड़ों के साथ, जैसा कि उनका वोट बैंक अगड़ों में बढ़ा, पिछड़ों में भी बढ़ा, ओबीसी में भी बढ़ा, जैसा कि हमने आपको आंकड़ों में दिखाया, अगर दलितों में गिरते अपने वोट बैंक को थाम लिया, यूं कहें कि 2014 के लेवल पर ले जा, अगर पहुंचा सके वहां तक, उसी तरीके से उनको एकजुट कर सके अपने पाले में, तो निश्चित रूप से ये एक उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और इसीलिए चुनाव दर चुनाव और यूं कहें कि रैली दर रैली ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा और बड़ा होता जा रहा है।